मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी दे दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का प्रस्तावना और उद्देशिका। प्रस्तावना और उद्देशिका को हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रस्तावना और उद्देशिका में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग आज उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना है क्या? ठीक है, उसको हम लोग एक PDF ऑडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख चुके हैं, हम भारत के लोग, क्या कहता है प्रस्तावना? प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्राम विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक दोस्तों, ये हुई हमारी उद्देशिका। तो उद्देशिका में देखेंगे कि पहले हम लोग फैक्ट देखेंगे उद्देशिका के स्रोत। क्या देखेंगे? उद्देशिका के स्रोत। उद्देशिका कहाँ से हम लोगों की ली गई है। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है उसको देखेंगे। उसमें हम लोग पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया? 13 नवंबर 1946 को। ठीक है, इससे पहले एम वेंकैया राव ने क्या किया था? विचार लाया था प्रस्तावना का। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो प्रस्तावना है वो कहां से कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किया गया था। ठीक है, जो स्वीकृत किया गया था उस उद्देश्य प्रस्ताव को वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उद्देशिका का जो मेन स्रोत है, कहां से प्राप्त हुई थी या कहां से लिया गया था, वो कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि उद्देशिका के प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रस्तावना किस के संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस उद्देशिका का मेन स्रोत वहां से आता है। ठीक है, अब हम लोगों को जैसे प्रस्तावना में बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो दोस्तों, ये जो आया है ये शब्द कहां से लिया गया है? ठीक है, तो किस प्रकार गणराज्य है? क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं क्वेश्चन, मेंस में भी पूछते हैं और हमारे प्री में भी पूछते हैं और अन्य एग्जामों में पूछते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? किस प्रकार का गणराज्य है हमारा देश में? किस प्रकार का गणराज्य है? तो क्या है मेन फैक्ट? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो ये समाजवादी जो है ये इसको संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को।
लेकिन जो मूलभूत संविधान है उसमें क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखो दोस्तों, ये होता है कि क्वेश्चन यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार का गणराज्य है, तो ये पूरा कंप्लीट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, कौन से 2 शब्दावली जोड़ी गई थी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को। ठीक है, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना के क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भारत को किस प्रकार के, भारतीयों को या भारत के लोगों को किस प्रकार का न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तीनों रूपों से उसे न्याय मिलेगा। ठीक, भारत के लोगों को 3 रूपों से न्याय मिलेगा। कौन कौन से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे न्याय में। इसमें क्या कहता है, जैसे किसी हमारे भारत के लोग, क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारत के लोग मतलब हर प्रकार के, हर मजहब के, हर धर्म के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, यानी प्रत्येक भारतीय की बात हो रही हो, चाहे वो आदिवासी हो या चाहे वो एक रिच पर्सन हो। ठीक है, हर आदमी की, प्रत्येक आदमी की बात हो रही है, तो उसके न्याय की बात होती है। तो न्याय के रूप में उसे किस प्रकार का न्याय देना चाहिए, उससे हम भारत के लोगों में को न्याय क्या था, सामाजिक रूप से, उसको समाज के रूप से सभी लोग उसको, जैसे अभी क्या होता है, पहले क्या होता था कि कुछ लोगों को बाइकाट करते थे, कुछ लोगों, तो वो सामाजिक रूप से उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये प्रस्तावना में उद्देश्य में बताया गया है। आर्थिक रूप से कि ऐसा नहीं है कि एक गरीब है उसका सब कुछ छीनता जा रहा है तो उसे कोई लाभ ना मिले और एक अमीर को और ही अमीर बनाता जाए। ये आर्थिक न्याय जो है वो इस उद्देश्य के माध्यम से प्रोवाइड करने की एक संकल्पना दी गई थी उद्देश्य में। ठीक है, तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या कि किसी को भी राजनीतिक मतलब कानून से या नियम कायदा से बनाकर उसे लागू करके सभी को न्याय दिला सके, साथ ही साथ सभी को राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से वो अवसर प्राप्त हो, इस विचार की धारा से इन तीनों के न्याय को बात की जा रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। हम भारत के लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, हम भारत के लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है कि सभी को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को इस चीज की आपत्ति होती है कि ये व्यक्ति इन पर्सन को कुछ भला बुरा कह दिया है, तो वो उद्देश्य ये कहती है कि सभी को अपने विचार की अभिव्यक्ति रखने का स्वतंत्रता है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो उसे बाउंडेड कर दे। हाँ, पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से किसी ने किसी व्यक्तिगत रूप से कहा है तो उसके विचार अगर उसको अब प्रवाहित करते हैं तो वो स्वतंत्रता वहीं पर बाधित हो जाती है। अर्थात कैसे, जैसे अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे विचार किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन उससे हानित नहीं हो रहा है या लाभित नहीं हो रहा है, तब तक, जब तक उसकी हानित नहीं होता तब तक आपकी स्वतंत्रता बरकरार है, आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर उसने उसकी स्वतंत्रता, उसकी जो व्यक्ति के रूप में जो हानि होगी, वो अगर उसकी हानि होती है, बाधित होती है, तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता रोक दी जाती है, यानी वहां आपकी विचार की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाती है। विश्वास करने की, धर्म और उपासना की, सभी को अपने धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है।
विश्वास रखने की, किसी के प्रति किसी को विश्वास रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का समता। समता मतलब समान लोगों को समान अवसर प्राप्त करना। प्रतिष्ठा और अवसर की सबको समानता दी जाती है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये उद्देश्य का है, ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, लेकिन ये एक संकल्पना है जिसके आधार पर संविधान को गठित किया गया है, निर्मित किया गया है। ठीक है, एक संकल्पना के आधार पर। तो उस संकल्पना का जो मेन जो बेस है वो ये है मेन फैक्ट। ठीक है, अब इन मेन फैक्टों में संविधान सभी को ये चीज करने की, प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देते देते किसी और की प्रतिष्ठा, और जैसे किसी दलित या हमारे जो हरिजन हैं या हमारे जो लोअर हैं, उनको बढ़ाने के लिए, आदिवासी हैं उनको बढ़ाने के लिए दूसरे की प्रतिष्ठा और अवसर को छीनना, एक तरह से छीने में उसको थोड़ा कम बाधित देना, उसको जब वो लेवल में आ जाते हैं तब फिर वो चीज बराबर हो जाती है। उनको अवसर और क्षमता ज़्यादा देकर उन्हें बराबित कर देते हैं, एक समान लाने की कर देते हैं। जब एक समान ला देते हैं तब आपका प्रतिष्ठा और अवसर एक समान सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कि समता जो है प्रतिष्ठा और अवसर की, सभी को अपने प्रतिष्ठित रूप से रहने की, और अवसर सभी को अपने हर कार्य के लिए अवसर प्राप्त करने की, उसे समानता दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है, नेक्स्ट फैक्ट कहता है सुनिश्चित क्या किया गया है। सुनिश्चित यह किया गया है सब में व्यक्ति की गरिमा, सब में, सभी हम भारत के लोगों में, सब में व्यक्ति की गरिमा को बरकरार रखने के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो अखंडता शब्द जोड़ा गया है ये हम लोगों का बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सब व्यक्ति जो हैं भारत के लोग, वो क्या करेंगे, एक तो गरिमा रखेंगे अपनी, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अक्षुण्ण रहेंगे। ठीक है, अक्षुण्ण मतलब तटस्थ रहेंगे हमेशा। ठीक, नेक्स्ट है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। तो इस संविधान में अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये फैक्ट पूछा जाता है कि प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई थी। प्रस्तावना अंगीकृत की गई थी 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में। अब दोस्तों ये प्रस्तावना जो हुई है, उस प्रस्तावना में काफी ऐसे विवाद हुए हैं, जो वाद हुए हैं उनका हम लोग वाद पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से वाद से क्या क्लियरेंस मिली है, क्या एक विचार नया अव्यक्त हुआ है, जिससे हमें संविधान के उद्देश्य के बारे में और ज्ञान प्राप्त देता है। ठीक है, पहला था इमरी बेरुबारी वाद, 1960 में आया था। इमरी बेरुबारी वाद 1960। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि इमरी बेरुबारी वाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इमरू बेरुबारी में जब वाद हुई थी, तो पूरे वाद में लास्ट में जजमेंट ये आया कि जो उद्देशिका है वो क्या है, संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, संविधान का अंग नहीं है, ये बेरुबारी वाद में आया। तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इमरू बेरुवाद में उद्देश्य का क्या है। ठीक है, संविधान का अंग है, संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान का आंशिक अंश है। ये चीजें ऑप्शन के रूप में देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर ये बोलते हैं इमरू बेरुवाद 21 वर्ष
पारित हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं। तो कब हुआ था? 1960 को। फिर एक और उसने जजमेंट दिया था कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जो संविधान बनाया गया है तो उनको जो बनाने वाले यानी निर्माताकार थे, तो उस समय उनके विचार क्या थे, वो एक उद्देशिका के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किए थे। ये बता रहे हैं कि ये विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का नेक्स्ट वाद है केशोनंद भारती बनाम केरल राज्य। केशोनंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य। अब केरल और हाईकोर्ट, केशोनंद और केरल हाईकोर्ट में विवाद हुआ। वो एक दूसरे को अपने तर्क देने लगे। तर्क में के बाद जजमेंट आया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए, जब कभी कभी क्या होता है, मिलाप के क्वेश्चन आते हैं तो इमरूबेरी बारी, उसके बाद लिख देते हैं संविधान का अंग नहीं है। फिर केशोनंद भारती बनाम के राज्य संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, का अभिन्न अंग है। देखिए, दोनों अलग अलग कह रहे हैं और दोनों में ये चीजें है। ठीक है सॉरी। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, तो क्या है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका जो है उस संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, अब इस जजमेंट में बेरुवारी का जजमेंट फेल हो गया। बेरुवारी का जजमेंट जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब वो काट दिया गया। क्यों? क्योंकि केशोनंद भारती बनाम केरल राज्य में ये चीज साबित कर दी गई कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है, भिन्न नहीं है, अभिन्न अंग है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट में क्या कहते हैं, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, जो मूल उद्देशिका थी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन जो मूल उद्देशिका है उसमें नहीं, मूल उद्देशिका में नहीं। ठीक है, कुछ उसमें ऐड करना है तब आप उसको कर सकते हैं, तब संशोधन किया जा सकता है कुछ जोड़ने के लिए। ठीक है, क्या जोड़ने के लिए? जैसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, कुछ हटाया नहीं गया था। इसलिए इसमें केशोनंद भारती बनाम केरल राज्य में यह साफ क्लियर किया गया था कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल उद्देशिका में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। कुछ जोड़ना हो, कुछ ऐड करना हो, उसके लिए संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको बारीकी से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको हम लाए हैं एक क्वेश्चन पेपर में। उद्देशिका से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसी पूरे पोर्शन से मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, जो आपको पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर केशोनंद भारती बनाम केरल राज्य में एक जजमेंट और आया। वो जजमेंट था उद्देशिका न्याय योग्य नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है? न्याय योग्य। अब इसको समझते हैं। न्याय योग क्या कहता है कि ये बताया गया केशोनंद बनाम भारती केरल राज्य में ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने न्याय प्राप्त करने के लिए उद्देशिका का या प्रस्तावना का हवाला देते हैं, यानी उसका आधार बना के कोर्ट में न्याय लेने जाते हैं, तो वो न्याय योग्य नहीं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम न्याय दिया जाएगा, तो लेकिन ये कोई न्याय योग्य नहीं, ये सिर्फ उनके विचारों की अभिव्यक्ति है। तो पूरे संविधान में ये चीजें दी गई हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी मिला है कि ये तीनों न्याय नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, या किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा होगा तो वो इस उद्देशिका को आधार बना के नहीं जा सकता, इसलिए उसको बोला गया है कि न्याय योग्य नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाद में क्या करते हैं, गोलक
गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य। अब इसमें देखते हैं, इसमें यह बताया गया था कि न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्लाह ने थे, उन्होंने क्या कहा था कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा है कि उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा है, यानी जो संविधान में है उसका पूरा ही निचोड़। ठीक है, एक संविधान में भले ये चीज नहीं हो, लेकिन उद्देशिका में उस चीज को पूरा क्लियर किया गया, जो संकल्पना ली गई है वो पूरी तटस्थ रूप से उद्देशिका में, संविधान में उसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य में हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। ठीक है, मूल आत्मा कहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या बताया गया है? तो बताया गया है संविधान जो है, उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा है। अब आते हैं नेक्स्ट में, भीमराव अंबेडकर के आधार पर। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने भी अपनी चीज को प्रस्तुत किया है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को आत्मा बताया है और भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया, आर्टिकल 32। इसको हम आगे पढ़ाएंगे, आर्टिकल 32 को। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। अब आते हैं मेन फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि हम लोगों के अभी तक एक ही संविधान संशोधन हुआ है उद्देशिका में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। वो कब किया गया था? 1976 में। और क्या किया गया था? किया गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये छठे पैराग्राफ में ऐड किया गया था। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था शब्द, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य है, तो उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, किस तरह के आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं? आर्थिक न्याय भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, भाग 4 में जो है वो आर्थिक न्याय को बतलाया गया है। ये चीज हम आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 39, 39B और 39C जो है वो आर्थिक न्याय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आर्थिक न्याय को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है? जैसे उसमें बोला गया है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से बिलोंग करता है तो वो व्यक्ति वाइज उस धर्म के भाव को समझेगा, नहीं। संविधान एक नज़र से सभी को देखता है, वो चाहे तो आपका सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हैं उनको, सभी धर्मों को एक समान रूप से, एक तटस्थ भाव से ही देखेगा कि हाँ वो धर्म है, ना कि कोई पर्टिकुलर एक धर्म है। ठीक है, इस भाव को पंथ निरपेक्ष के रूप में व्यक्त किया गया। लास्ट फैक्ट क्या कह रहा है? उद्देशिका में वर्णित उद्देश्य आदर्शों को मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में व्यक्त किया गया। अब जो उद्देशिका है उनमें जो उद्देश्य वर्णित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें मिलेंगे, या कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित किए गए, या कहाँ कहाँ पर संरक्षित किए गए हैं, वो क्या है? वो है उनके आदर्शों को मूल अधिकारों में, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तंत्र में और मौलिक कर्तव्यों में प्रदर्शित हुए हैं, उन्हें संरक्षित किया गया है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार ये बताया जैसा ये जो मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है,
इस तरह हम लोगों ने आज प्रस्तावना उद्देश्य का पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली ऑडियो रूप में एक वीडियो बनाएंगे, आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को कंप्लीट कर लिया गया है। अगर कोई डाउट होता है तो आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछने पे हम उसे उत्तर देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।